स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। ये फर्स्ट बुक का समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 है। इसका नाम है कुछ मुख्य अवधारणाएं। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर अभी तक आपने से पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, जब भी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टॉक हमने अभी तक जो पढ़ा था उसके बाद हमारा टॉपिक है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? वह मात्रा है जिसका मापन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है। तो इसमें जो वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बिना इसकी जो डेफिनेशन है वो अधूरी है, तो वो है एक निश्चित समय बिंदु, क्योंकि इसके बिना इसकी डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। तो जो स्टॉक है वो क्या है? वो एक ऐसा मापन है जो कब किया जाता है? एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है। मतलब कि निश्चित मतलब फिक्स होता है, जो टाइम है उसका वो फिक्स होता है, एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है। जैसे कि अब जो समय बिंदु है वो क्या है, उसके अंतर्गत आएंगी जैसे कि जो तिथि हो गई, कोई भी फिक्स तिथि मतलब कोई भी डेट है जो फिक्स है, फिक्स ही होती है हमेशा कोई ना कोई डेट। तो किसी न किसी तिथि पर, अगर किसी न किसी तिथि पर उसका मापन किया जाता है, कोई दिन हो गया, समय हो गया, तो ये सब क्या है? समय बिंदु हैं। तो किसी भी एक निश्चित समय बिंदु पर जब मापन किया जाता है तो उसे स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक क्या है? एक स्थायी अवधारणा है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। जो इसकी अवधारणा यहाँ पर दी गई है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्योंकि इसके स्टॉक का बहुत बार क्या किया जाता है, आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है स्टॉक है या फिर प्रवाह है, तो आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो इसके एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि स्टॉक क्या होता है। तो अभी आप सुनिएगा, 1 जनवरी 2020 में किसी बैंक खाते में 10,000 जमा है, तो यह स्टॉक है। ठीक है, अगर कोई तिथि दे रखी है, जैसे कि 1 जनवरी 2020 यहाँ पर दिया गया है, तिथि दे रखी है, मंथ महीना दे रखा है और ईयर दे रखा है, तो ये क्या है? एक फिक्स टाइम में आपको बताया गया है कि जो बैंक खाता है उसमें 10,000 रुपये जमा है, तो ये क्या है? एक स्टॉक अवधारणा है। ठीक है, अब देखिए प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह वह मात्रा है जिसका मापन एक समय अवधि में किया जाता है। इसमें एक निश्चित समय बिंदु पे किया जाता था और इसमें एक समय अवधि में किया जाता है। तो आपको साथ साथ में डिफरेंस भी करते हुए चलना है, क्योंकि स्टॉक और प्रवाह के बीच में अंतर पूछा जाता है 3 नंबर में। तो जो प्रवाह है वो क्या है? एक समय अवधि पर इसका मापन किया जाता है। अब ये समय अवधि कौन सी होगी? तो ये देखिए, समय अवधि कौन कौन सी है? जैसे कि 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 वर्ष हो गया। ठीक है, तो उसमें अगर मापन किया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। किसी बैंक खाते में 1 महीने के दौरान, या फिर 2 महीना भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही हो। ठीक है, 1 महीने के दौरान जमा राशि 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई, तो ये क्या है? एक प्रवाह अवधारणा है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया है। आपको कह दिया गया है 1 महीना, 1 महीने में क्या हो गई? 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई। तो यहाँ पर आपको कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया, ना तो आपको टाइम बताया गया, ना डेट बताई गई, और ना ही आपको कौन सा महीना है वो बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा जो फिक्स चीज है वो उस चीज का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो ये क्या? प्रवाह अवधारणा है। अब इसका तीसरा डिफरेंस देखिए, प्रवाह एक स्थायी अवधारणा है। ठीक है, प्रवाह एक अस्थायी अवधारणा है और स्टॉक एक स्थायी अवधारणा है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? इसके एग्जाम्पल के बीच में, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर जो बताया गया है वो लिख सकते हैं और इसका इस साइड लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको बोलकर बताया। जब आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा स्टॉक की अवधारणा बताइए, तो आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, जिससे क्या है? इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो कैसा होता है? चक्रीय प्रवाह यहाँ पर नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो वापस लौट कर आता है, मतलब गोल गोल। देखिए, पहले उत्पादन किया जाता है, फिर आय का वितरण और फिर व्यय, फिर दोबारा से उत्पादन किया जाता है। तो इसे हम समझेंगे, ये आपका क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। तो देखिए, यह है उत्पादन प्रक्रिया में आय का सृजन,
आय का सृजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए उत्पादन प्रक्रिया में, ठीक है। उत्पादन के कारकों के बीच में इसका वितरण, जब आय का सृजन हो गया है, मतलब कि उत्पादन कर लिया है हमने वस्तु और सेवाओं का, तभी तो आय आएगी। ऐसा तो नहीं है इनकम आपकी ऐसे ही आ रही है, नहीं हो सकता ऐसा। जब तक आपके पास वस्तु सेवाएं नहीं है, उनका आप क्या करते हैं, उनको आप बेचते नहीं है, तब तक आपके पास आय नहीं आएगी। सबसे पहले वस्तु सेवाओं का निर्माण किया जाएगा आय का सृजन करने के लिए। फिर जब आय आ गई है, आपके पास धन आ गया है, तो आप क्या करेंगे, जो उत्पादन के कारक जो मदद कर रहे थे आपको आपके आय सृजन में, आय सृजन की प्रक्रिया में जो उत्पादन के कारक आपकी मदद कर रहे थे, उन सबको, उनके बीच में क्या किया जाएगा, आय का वितरण किया जाएगा। इसे आप कैसे समझ सकते हैं, आप कोई भी फैक्ट्री सोच लीजिए या फिर कोई भी उत्पादन सोच लीजिए, तो सबसे पहले उत्पादक क्या करता है, उत्पादन करता है अपने प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद जो उत्पादन प्रक्रिया में जितने भी चीजें शामिल थी, जो कर्मचारी थे, जैसे कि जो कर्मचारी थे उन्हें मजदूरी देता है वो, जो जहाँ पर वो बिल्डिंग ले रखी थी उसने अगर किराए पे ले रखी है तो वो किराया देता है उसे। तो जो उत्पादन के कारक है उनके बीच में इसका वितरण करता है। और जो ब्याज है, अगर किसी से धन ले रखा है, उसने लोन ले रखा है, तो उसे क्या करता था, ब्याज देता था। और खुद जो लाभ बचता था, इन सब के बाद भी अगर उसे क्योंकि बिना लाभ के तो कोई नहीं करेगा, तो कोई लाभ बचता था वो खुद लेता था, ठीक है। तो ये उत्पादन के कारक ये होते हैं। उत्पादन के कारक क्या होते हैं, उत्पादन के कारकों में आएगा मजदूरी देना, किराया देना, किराया, मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ, ठीक है। फिर उसके बाद अंत में जो अंत की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, इसका अंत में इसका वस्तु सेवाओं पर किए गए व्यय को दर्शाता है। अंत में वो क्या दर्शाता है कि वस्तु सेवाओं पर कितना व्यय किया गया है, ठीक है, उन्होंने कितना व्यय किया है। तो बाद में क्या किया जाता है, लास्ट जो चरण है इसका आय वाला, हमने उत्पादन चरण यहाँ पर समझा है, आय का सृजन वाला उत्पादन चरण, ठीक है। आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसके 3 चरण होते हैं, पहला उत्पादन चरण, दूसरा आय चरण और तीसरा व्यय चरण। आय उत्पादन चरण हम समझ चुके हैं, आय चरण हमने यहाँ पर समझ लिया है, और अब व्यय चरण समझते हैं। व्यय चरण में क्या होता है, जो उत्पादन के जितने भी कारक होते हैं, यहाँ पर मैंने जो बताए थे, उत्पादन के जितने भी कारक होते हैं उनके द्वारा जो आय प्राप्त यहाँ पर की गई है, सेकंड चरण में क्या किया गया था, आय प्राप्त की गई थी, और जो आय का वितरण किया गया था उत्पादन के कारकों के बीच में, इन सबके बीच में आय का वितरण किया गया था, आय बांटी गई थी। फिर थर्ड चरण में क्या करेगा उत्पादक, जो आय का लाभ बच गया है, जो आय उसके पास बच गई है, उसके द्वारा वो क्या करेगा, दोबारा से उत्पादन करेगा। यही होता है, कोई प्रोडक्ट होता है उसे स्टार्टिंग में उत्पादन किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, फिर उसे बेचकर आय सृजन की जाती है और अपने कर्मचारियों को मजदूरी दी जाती है, किराया लौटाया जाता है, ब्याज दिया जाता है, और खुद जो बेनिफिट होता है, जो लाभ होता है, उसे वो रखता है, जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, अपने पास। फिर उससे क्या करता है, व्यय के चरण में दोबारा से वो उत्पादन और वस्तुओं पर का उत्पादन करने के लिए, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्या करता है, व्यय करता है दोबारा से, ठीक है। तो ये घूम फिर कर वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये है आय का चक्रीय प्रवाह, किस प्रकार से आय सृजन की जाती है, उसका उत्पादन के कारकों में वितरण किया जाता है, और दोबारा से जो वस्तु सेवाएं हैं उन पर किए गए व्यय, कितना व्यय किया, दोबारा से वस्तु सेवाओं के उत्पादन के लिए उस पर व्यय किया जाता है, उसको दर्शाता है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया हो अच्छे से। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखिए वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह क्या होता है या फिर मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है। वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक को तो आप नाम से देख रहे हैं, मौद्रिक मतलब मुद्रा से रिलेटेड होगा, पर वास्तविक प्रवाह को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताती हूँ। वास्तविक में व्यय आता है स्टार्टिंग में, तो ये क्या है, वस्तुओं और सेवाओं से रिलेटेड है, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो वास्तविक प्रवाह है उसमें क्या होता है, उसमें जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन से क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र हो गया और उत्पादक क्षेत्र हो गया, ठीक है। आप इन दो क्षेत्रों को याद रखिए, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र।
उनके बीच में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है, उसको वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हम ये लेंगे कि जो परिवार क्षेत्र है उसकी तरफ से उत्पादक क्षेत्र की तरफ, फर्म क्या है, उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फर्म में क्या होता है, उत्पादन होता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ क्या किया जाता है, साधन सेवाएं दी जाती है। प्रवाह मतलब देना, साधन सेवाओं का प्रवाह किया जाता है या फिर साधन सेवाएं दी जाती हैं। कौन सी होगी साधन सेवाएं, भूमि हो गई, श्रम हो गया। परिवार क्षेत्र से कोई भी परिवार का सदस्य क्या करता है, फैक्ट्री में, फर्म में जाकर काम करता है। ठीक है, और परिवार क्षेत्र क्या करता है, कोई परिवार के जो भी हैं वो क्या करते हैं, जो भूमि है उसे लोन पर देते हैं या फिर बेचने के लिए अपनी भूमि को बेच देते हैं फैक्ट्री के पास, फर्म के पास, उत्पादक क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो ये प्रवाह हो गया। इसके बदले में जो उत्पादक क्षेत्र है, जो फर्म है, वो क्या करेगी, परिवार के लिए वो भी क्या करेगी, वो वस्तु और सेवाओं का जो निर्माण करेगी उसका प्रभाव परिवार क्षेत्र की तरफ करेगी। उसे क्या करेगी, वस्तु और सेवाओं को परिवार क्षेत्र को देगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये चक्र है एक तरीके का। परिवार क्षेत्र क्या करता है, साधन सेवाएं देता है और इसके बदले में फर्म क्या करती है, वस्तु और सेवाएं निर्मित करके परिवार क्षेत्र को देती है या फिर प्रवाह करती है। जो भी उत्पादन करेगी वो उन वस्तुओं को क्या करते हैं, परिवार वाले खरीद लेते हैं। जैसे कि हम सभी खरीदते हैं, हम भी तो परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो हम सभी खरीदते हैं। तो ये क्या है, वस्तु सेवा को प्रवाह है। आगे देखिए मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह क्या है, मौद्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था, मौद्रिक मतलब मुद्रा से रिलेट करके चलिए, और वास्तविक को वस्तुओं से, वैसे वास्तविक वैसे वस्तुएं। अब देखिए मौद्रिक प्रवाह, इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा के लेन देनों से है। वहां पर तो वस्तुओं का लेन देन हो रहा था, या यहाँ पर क्या हो रहा है, मुद्रा का लेन देन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं मुद्रा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, आप प्रवाह याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेन देन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शब्द। ठीक है, लेन देन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुद्रा का लेन देन किस प्रकार से होगा, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच में। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए फर्म लिखा है, आप यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र लिख सकते हैं। परिवार क्षेत्र से क्या होगा, वस्तु और सेवाओं का भुगतान किया जाएगा उत्पादक क्षेत्र की तरफ। जो भी वस्तुएं जो उत्पादक क्षेत्र उत्पादन करता है, फैक्ट्री जो भी वस्तुओं का उत्पादन करती है उसको हम खरीदते हैं, हम अपने आप को परिवार क्षेत्र में ले रहे हैं। ठीक है, हम उसको खरीदते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसका भुगतान भी करते हैं। हम पैसे देते हैं ना, बिना पैसों के तो नहीं खरीदते हैं। हम उसका जो कीमत है उसे चुका कर ही तो खरीदते हैं, तो उसका भुगतान करते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का भुगतान करते हैं। जो उत्पादक क्षेत्र है वो क्या करता है, वो साधन लागत देता है परिवार को। साधन लागत क्या होगी, अब आप तो देखिए साधन सेवाएं क्या थी, भूमि, श्रम। तो साधन लागत क्या होगी, भूमि जो फर्म ने या फिर उत्पादक क्षेत्र ने लोन पर ले रखी, किराए पर ले रखी है जो भूमि, उसे क्या करेगा, वो उसका भुगतान करेगा। ठीक है, और जो श्रमिक हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, वस्तु सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करेगा, उसके बदले में उन्हें मजदूरी देगा। तो ये क्या है, ये परिवार क्षेत्र की तरफ फर्म देता है साधन लागत। तो आपको क्या करना है, जब आप इसी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये भी आपको बनाना है। अगर आपको अच्छे से जो चित्र है, जो ये डायग्राम है याद हो गया, तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे आप इस चीज को। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी मदद जरूर की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको इसी तरीके की वीडियोस के साथ। थैंक यू।